नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुणेश है और मैं बिहार के एक छोटे से गांव हरनौली का रहने वाला हूं। आज मैं आप लोगों को जो कहानी सुनाने जा रहा हूं, वो एक ऐसी डरावनी घटना की कहानी है जिसके बारे में सुनकर डर के मारे आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल ये जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो आज से लगभग 25 साल पहले की है। हालांकि मेरी उम्र तो 50 साल के करीब हो चुकी है, लेकिन वो कहते हैं कि वक्त भले ही बीत जाता है, पर कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो आदमी की रूह में हमेशा जिंदा रहती हैं। और मेरी आज की ये कहानी भी वैसी ही घटनाओं में से एक है, जो मेरे और मेरे छोटे भाई राजीव के साथ घटी हुई एक ऐसी डरावनी हकीकत है जिसे मैं चाहकर भी कभी भूल नहीं पाया। दरअसल अब जैसा कि मैंने आपको कहानी की शुरुआत में बताया कि मेरा जन्म बिहार के एक छोटे से गांव हरनौली में हुआ था, तो ऐसे में यहाँ के खेत खलिहान, पगडंडी वाली गलियां और चारों ओर फैले बांस बबूल के झुरमुट, यही सब मेरी दुनिया थी। पिताजी साधारण किसान थे और माँ गृहिणी थी। साथ ही हमारी फैमिली में हम 5 भाई बहन थे, 3 बहनें और 2 भाई, पर मैं सबसे बड़ा बेटा था, इसलिए जिम्मेदारी हमेशा मेरे कंधों पर रहती थी। बचपन तो किसी तरह बीत गया, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ परिवार की जरूरतें भी बढ़ने लगी, इसलिए पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं शहर के एक प्राइवेट ऑफिस में नौकरी करने लगा। तब तक मेरी शादी भी हो चुकी थी और मेरी बीवी नव्या मायके में रह रही थी, क्योंकि उस वक्त मेरा नया ही ट्रांसफर हुआ था, जिसकी वजह से वहां रहने की कोई ठीक ठाक व्यवस्था नहीं थी। मेरा छोटा भाई राजीव, जो उस समय इंटर में पढ़ाई कर रहा था, वही मेरे साथ शहर में रहता था। मैं नौकरी करता और वो कॉलेज जाता। हमारे गांव में चाचा, ताऊ और काका लोग भी पास पड़ोस में रहते थे। रिश्तेदारों का आना जाना खूब लगा रहता था। शादी ब्याह, खेत बाड़ी, तीज त्योहार में पूरा गांव एक परिवार जैसा था। पर शहर में जिंदगी अलग थी, दौड़ भाग और काम का तनाव। गांव में हमारी पुरानी कोठी जैसी कच्ची पक्की हवेली थी, जिसके सामने बड़ा सा आंगन और बीचों बीच एक नीम का पेड़। वहीं पर अक्सर गर्मी की रातों में चारपाई डालकर पूरा परिवार सोता था। यह घटना जनवरी की है। उस साल इतनी भयंकर ठंड पड़ी थी कि लोग याद करके आज भी सिहर उठते हैं। चारों तरफ शीतलहर का आतंक था। सुबह का कुहासा दोपहर तक छाया रहता। अलाव जलाकर लोग किसी तरह ठंड भगाते थे। उसी कड़ाके की ठंड में मुझे अचानक गांव से एक खबर मिली। वो भी फोन से नहीं, बल्कि मेरे एक रिश्तेदार ने दफ्तर आकर कहा, अरुण भैया, घर से अर्जेंट बुलावा आया है, तुरंत गांव चलना होगा। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। कारण नहीं पता था, लेकिन अंदाजा लगा कि कोई बड़ी समस्या हुई होगी। मैंने ऑफिस से छुट्टी ली, घर आकर जल्दी जल्दी बैग पैक किया और छोटे भाई राजीव से कहा, चलो हमें गांव जाना है, कुछ गड़बड़ है। राजीव ने किताबें समेटी और बिना सवाल किए तैयार हो गया। हम दोनों शाम की ट्रेन पकड़ने स्टेशन पहुंचे। गांव जाने के लिए हमें एक छोटी लाइन की ट्रेन से उतरकर बस लेनी पड़ती थी। उसके बाद भी 2 किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ता था। मैं जब भी जाता था तो मेरे पापा या चाचा बाइक से आकर स्टेशन से मुझे ले जाते थे, लेकिन उस दिन बदकिस्मती देखिए, ट्रेन घंटों लेट थी। स्टेशन छोटा था, सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म। चाय बेचने वाले भी धीरे धीरे अपना सामान समेट कर जा रहे थे। रात गहराती जा रही थी और कुहासा इतना गाढ़ा हो चुका था कि पटरियां भी साफ नहीं दिख रही थी। हम दोनों बेंच पर बैठे कांप रहे थे। मैंने मोबाइल से घर फोन करना चाहा, लेकिन सिग्नल ही नहीं आ रहा था। जैसे ही टॉर्च जलाता, सामने सिर्फ धुंध की सफेद दीवार नजर आती। धीरे धीरे सारी भीड़ छट गई। सिर्फ हम दोनों भाई रह गए। एक तो जाड़े की रात, जिसमें शाम को ही रात लगने लगती है। दूसरे आसमान में छाए बादल और भी अंधेरा कर रहे थे। चारों ओर भयानक सन्नाटा छा गया। कभी कभी झुंड में उड़ते उल्लू हूं हूं की आवाज करते और कहीं दूर सियारों की हुआ हुआ रात की खामोशी को और भी डरावना बना देती थी। राजीव बार बार सिहर कर मेरे पास सट जाता और कहने लगता, भैया ट्रेन कब आएगी? यहां तो बहुत डर लग रहा है। मैं भी अंदर से घबराया हुआ था, लेकिन हिम्मत दिखाते हुए बोला, डरने की बात नहीं है, थोड़ी देर में ट्रेन आ जाएगी। तभी आसमान में बादल गहराने लगे और अचानक तेज हवा के साथ बरसात शुरू हो गई। बर्फ जैसी ठंडी बूंदें बदन को चीरने लगी। हम दोनों दौड़कर स्टेशन के शेड के नीचे आ गए, पर वहां भी तेज हवा के झोंके के साथ पानी के छींटे हमारे शरीर को भिगो रहे थे। राजीव बुरी तरह कांप रहा था। मैंने अपना स्वेटर उतारकर उसे पहना दिया, लेकिन वो फिर भी थर थर कांप रहा था। उसी समय राजीव की नजर दूर कहीं गई।
वो बोला, भैया उधर देखिए, आग जल रही है, चलिए वहीं चलते हैं। मैंने ध्यान से देखा। सचमुच प्लेटफॉर्म के किनारे से कुछ दूरी पर अंधेरे में एक जगह लाल पीली लौ उठ रही थी, ऊपर से जैसे किसी ने छप्पर टांग दिया हो, जिससे बारिश भी उसमें नहीं घुस पा रही थी। मैंने कहा, नहीं, पता नहीं वहां कौन लोग होंगे, अजनबी जगह है, वहां जाने की जरूरत नहीं है। राजीव जिद करने लगा। वो बोला, भैया मेरी हालत खराब हो रही है, अगर वहां आग है तो थोड़ी देर ताप लेंगे, वरना मैं बीमार पड़ जाऊंगा। उसकी हालत देखकर मेरा दिल पसीज गया। आखिर हम दोनों धीरे धीरे उस आग की ओर बढ़ चले। आज जैसे जैसे नजदीक पहुंचे, तपिश साफ महसूस होने लगी। ठंड से जमे हुए बदन को कुछ राहत मिली। हमने पास जाकर हाथ फैलाए और आग तापने लगे। हवा चलने से आग अचानक भड़कती, फिर धीमी पड़ जाती। उसी बीच एक पतली सी लकड़ी छटक कर राजीव के ऊपर गिर पड़ी। राजीव चीख पड़ा, आह, मैं जल गया, ये क्या गिरा मेरे कंधे पर। मैंने टॉर्च जलाई, तभी उसी वक्त आकाश में बिजली कड़की। उसकी चकाचौंध भरी रोशनी में मैंने जो देखा, मेरी रूह कांप उठी। वो लकड़ी नहीं, बल्कि मानव की जली हुई हड्डी थी। मैं स्तब्ध रह गया। हमने जिस आग को अलाव समझा था, दरअसल वो मुर्दे की चिता थी, जिसमें अब भी अधजला शव धधक रहा था। उस क्षण मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। चिता की लपटों में अधजले हाथ पांव दिखाई दे रहे थे। धुआं और बदबू इतनी भयानक थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। राजीव मेरे पीछे छिप गया और कांपते हुए बोला, भैया ये क्या है, हम कहां आ गए। मेरे गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। मैंने बस इतना कहा, भागो, यहां से तुरंत भागो। हम दोनों वहां से पागलों की तरह दौड़ पड़े। पीछे से चिता की लपटें हवा में नाच रही थी। चारों तरफ भयानक अंधेरा था। बीच बीच में बिजली की चमक, उल्लू की डरावनी आवाज और सियारों का हुआं का शोर था। मोबाइल अब भी नेटवर्क नहीं पकड़ रहा था। पैर ठंड से सुन्न हो रहे थे, पर डर ने हमें भागने की ताकत दे दी थी। हम स्टेशन के सुनसान हिस्से की ओर लौट आए और बेंच पर गिर पड़े। दोनों हाँफ रहे थे। राजीव की आंखों में आंसू थे। वो बार बार कह रहा था, भैया ये क्या था, वहां आग क्यों थी, वहां कौन जल रहा था। मेरे पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। बस मैं ये सोच रहा था कि यह साधारण घटना नहीं थी। किसी अजीब शक्ति ने हमें वहां खींचा था, और शायद ये तो थी। सुबह गांव पहुंचे तो सबसे पहले नीम के पेड़ के नीचे पड़ी चारपाइयों पर बैठे परिवार वाले दिखे। मां के चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं। पिताजी खामोश थे। बहनें भी डरी सहमी सी खड़ी थीं। माहौल ऐसा था मानो घर पर कोई बड़ा संकट टूट पड़ा हो। राजीव अब काफी हद तक नॉर्मल हो चुका था। वो अपने चचेरे भाइयों के साथ बैठ गया, लेकिन मैं सीधे आंगन में पिताजी के पास गया। मैंने झिझकते हुए पूछा, पिताजी हमें इतनी अर्जेंसी में क्यों बुलाया गया, सब ठीक तो है। पिताजी ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में नींद नहीं, बल्कि चिंता और गुस्सा तैर रहा था। वे बोले, ठीक कहाँ है बेटा, तुम्हें बुलाना ही पड़ा। गांव के दबंग लोग हमारी जमीन हड़पने पर तुले हैं। मैं चौंक गया। कौन लोग? जमीन का सच तभी बड़े चाचा ने बीच में कहा, देखो अरुण, तुम्हारी दादी के नाम पर जो 20 बीघा जमीन है, न वही हाईवे के किनारे वाली, वही सबसे बड़ी मुसीबत बन गई है। सरकार वहां पर फैक्ट्री लगाने की योजना बना रही है। उस जमीन के भाव सोने से भी ज्यादा हो गए हैं, और इसी लालच में गांव के दबंग बलवीर और रणधीर ने फर्जी कागज बनवा लिए हैं। अब दावा कर रहे हैं कि यह जमीन उनकी है। मैंने हैरान होकर कहा, क्या? पर यह कैसे हो सकता है? जमीन के असली कागज तो हमारे पास है ना? पिताजी गहरी सांस लेकर बोले, हाँ हमारे पास है, लेकिन बेटा आज के जमाने में पैसा और ताकत बहुत बड़ा हथियार है। बलवीर और रणधीर सिर्फ जमींदार ही नहीं, भू माफिया हैं। गांव में उनके सैकड़ों बीघा खेत हैं। शहर में प्लॉट और मकान। पुलिस और नेताओं से उनकी गहरी साठगांठ है। उन्होंने कहा कि हम लोग उस जमीन से हाथ खींच लें, वरना अंजाम बुरा होगा। इतना कहते कहते छोटे चाचा गुस्से से भर उठे। वे बोले, कल ही हम लोग खेत देखने गए थे। रणधीर ने खुलेआम रास्ता रोक लिया। बोला कि यह जमीन उसकी है। जब हमने विरोध किया तो गाली गलौज करने लगे, यहां तक कि हाथापाई पर उतारू हो गए। तभी सबने मिलकर तुम्हें बुलाने का फैसला किया। अब मामला सिर्फ जमीन का नहीं, इज्जत का भी है। मेरे कानों में गालियों की गूंज जैसे अभी भी सुनाई दे रही थी। मुझे लगा जैसे गांव की हवा ही जहरीली हो गई है। बलवीर और रणधीर ये दोनों भाई थे। गांव में लोग इन्हें शहंशाह कहते थे।
उनकी इतनी जमीन थी कि बंजर से लेकर उपजाऊ तक सब उन्हीं के पास। गांव का कोई किसान उनसे भिड़ने की हिम्मत नहीं करता था। उनकी हैसियत का अंदाजा इसी से लगाइए कि गांव का सरपंच भी उनसे पूछे बिना कोई फैसला नहीं करता था। शराब, शिकार, मारपीट, सब में उनका दबदबा था। पुलिस से लेकर तहसील तक हर जगह उनकी पकड़ थी। अब वही लोग हमारी जमीन पर नजर गड़ाए बैठे थे। मैंने चारों ओर नजर दौड़ाई। पूरा घर उदासी में डूबा हुआ था। मां की आंखें बार बार भर आती। बहनें चुप थीं, मानो डर के साए में जी रही हूं। छोटे भाई बहन फुसफुसाकर पूछ रहे थे, भैया अब क्या होगा? बलवीर रणधीर से कौन लड़ सकता है? मैंने मन ही मन ठान लिया कि चाहे जो हो, इस जमीन को बचाना है। ये सिर्फ हमारी संपत्ति नहीं, बल्कि हमारे पुरखों की निशानी है। राजीव भी गंभीर होकर बोला, भैया हम डरेंगे तो ये लोग और सिर पर चढ़ेंगे। हमें सामना करना ही होगा। उसकी आवाज में अब डर नहीं, बल्कि गुस्सा था। शायद पिछली रात स्टेशन पर मौत का सामना करने के बाद उसमें अजीब सा आत्मविश्वास आ गया था। मैंने सोचा, कल तक ये गांव मेरी जिम्मेदारी से मुक्त जगह लगती थी। यहां आकर लगता था कि सारा बोझ हल्का हो गया। लेकिन आज ये गांव रणभूमि बन गया है। मुझे याद आया कि जिस जमीन की बात हो रही थी, वही तो हमारी खेती बाड़ी की रीढ़ थी। वही से सालों तक हमारा गुजारा होता रहा, और अब वही जमीन हमारी मुसीबत का कारण बन गई थी। पिताजी ने मेरी ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, बेटा अब घर की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधे पर है। हम बूढ़े हो चले हैं। तू शहर में नौकरी करता है, पढ़ा लिखा है, दुनिया देखी है। हमें उम्मीद है कि तू ही इस मुसीबत से निकाल पाएगा। उनकी आवाज में निराशा के साथ साथ एक भरोसा भी था। मैंने गहरी सांस ली और कहा, पिताजी जब तक मैं जिंदा हूं, कोई हमारी जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता। बलवीर और रणधीर चाहे कितने बड़े आदमी क्यों ना हों, मैं उनका सामना करूंगा। ये कहते वक्त मुझे नहीं पता था कि आगे क्या क्या होना है, पर इतना जरूर समझ गया था कि ये लड़ाई आसान नहीं होगी। रात होते होते गांव में खबर फैल गई कि अरुणेश शहर से आ गया है। लोग फुसफुसाने लगे, अब देखना जमीन का मामला कैसे पलटता है। लेकिन गांव का सन्नाटा कुछ और ही कह रहा था। नियम के पेड़ पर बैठे उल्लू की हूं आवाज सुनाई दी। ठंडी हवा में अचानक झुरझुरी सी दौड़ गई। मुझे यकीन था कि इस जमीन के विवाद से कहीं बड़ा कोई तूफान आने वाला है, और शायद वही हमें उस ब्रह्म राक्षस की ओर खींच रहा था, जिसकी दास्तानें मैंने बचपन में बुजुर्गों से सुनी थी। गांव में अगले ही दिन पंचायत बुलाई गई। चौपाल पर नियम की छांव तले चौकीदार ने ढोल बजाकर सबको इकट्ठा कर लिया। औरतें दूर दूर खड़ी होकर तमाशा देखने लगी। मर्द चौपाल के चबूतरे पर बैठ गए। माहौल भारी तनाव से भरा था। हमारे परिवार से पिताजी, चाचा और मैं मौजूद था। राजीव भी मेरे पास बैठा था, लेकिन वो चुप था, मानो भीतर ही भीतर कुछ सोच रहा हो। सरपंच हरि सिंह ने दोनों पक्षों को बैठाया। देखो भैया, ये गांव का मामला है, बाहर तक ना जाए, यही सही रहेगा। अरुणेश के पिताजी के पास कागज हैं तो वे दिखाए। बलवीर रणधीर अगर असली मालिक हैं तो वे भी अपना सबूत दें। मैंने जेब से असली दस्तावेज निकालकर सबके सामने रखे। सब गवाह थे कि जमीन दादी के नाम पर थी और उत्तराधिकारी हम लोग हैं। लेकिन बलवीर हंसी उड़ाते हुए बोला, सरपंच जी, ये सब कागज पुराने हैं, असली मालिक तो हम हैं। हमारी रजिस्ट्री पक्की है, अब चाहे तो देख लो। उसने भी कागज दिखाए जो साफ तौर पर फर्जी लग रहे थे। पंचायत में खुसुर फुसुर होने लगी। गांव वाले इधर उधर देखने लगे। तभी रणधीर अचानक खड़ा होकर जोर से बोला, हमारे सामने जुबान चलाने की जुर्रत मत करना। ये जमीन हमारी है, जिसने रोका उसका अंजाम बुरा होगा। इतना कहकर वो मां बहन की गालियां देने लगा। बलवीर भी खड़ा हो गया और बोला, ये लोग शहर से पढ़ लिख कर आए हैं तो सोचते हैं हमें दबा लेंगे। सालों से इस गांव पर हमारा राज है, जो चाहे कर लो, जमीन तो हम ही लेंगे। उनकी गालियां सुनकर मेरे भीतर खून खौल उठा, लेकिन पिताजी और चाचा ने मुझे इशारे से शांत किया। अचानक रणधीर ने अपनी धोती के भीतर से देशी कट्टा निकाल लिया और हवा में लहराने लगा। देख लो, पंचायत की नौटंकी हमें मंजूर नहीं। अगर ज्यादा बोले तो यही सबका खेल खत्म कर देंगे। बलवीर भी बंदूक लेकर खड़ा हो गया। पंचायत में भगदड़ मच गई। औरतें चीखते हुए भागने लगी। कुछ लोग डर से पेड़ों के पीछे छिप गए। गांव में पहली बार किसी ने पंचायत के सामने इस तरह हथियार लहराए थे। तभी वो हुआ
जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। मेरे बगल में बैठा राजीव अचानक खड़ा हो गया। उसकी आंखों में खून उतर आया था, सांस तेज हो गई थी, चेहरा लाल हो उठा मानो किसी आग का गोला हो। मैंने घबराकर कहा, राजीव बैठ जा, पागल मत बन। लेकिन वो जैसे किसी और ही शक्ति से भर गया था। अचानक उसने बाज की तरह झपट्टा मारकर रणधीर की बंदूक छीन ली और घुटने पर रखकर ऐसे तोड़ दी जैसे वो कोई खिलौना हो। कड़क की आवाज हुई और लोहा 2 टुकड़ों में बंट गया। बलवीर ने बंदूक तानी, लेकिन राजीव ने उसके हाथ पर ऐसा झटका मारा कि हथियार दूर जाकर गिर पड़ा। फिर उसने बलवीर की गर्दन पकड़ी और उसे उठाकर जमीन पर दे मारा। गांव के लोग अवाक होकर यह दृश्य देख रहे थे। राजीव, जो कल तक एक सीधा सादा लड़का था, आज किसी रौद्र रूपी योद्धा में बदल गया था। उसने रणधीर को पकड़कर हवा में उछाला और फिर जमीन पर पटक दिया। रणधीर दर्द से तड़पने लगा। बलवीर उठने की कोशिश करता तो राजीव लात मारकर फिर गिरा देता। गांव के लोग कहने लगे, अरे ये क्या हो रहा है? आज तक किसी ने बलवीर रणधीर को ऊंची आवाज तक में जवाब नहीं दिया, और ये लड़का तो इन्हें उठा उठाकर फेंक रहा है। राजीव की हर हरकत में ऐसी ताकत थी मानो उसके शरीर में कोई दूसरी शक्ति समा गई हो। पंचायत भौचक्की होकर देख रही थी। सरपंच की भी बोलती बंद थी। राजीव लगातार दोनों दबंगों पर प्रहार कर रहा था। उसके हाथों की पकड़ इतनी मजबूत थी कि बलवीर का हाथ मरोड़ते ही उसकी चीख निकल गई। रणधीर का चेहरा खून से भर गया। गांव वाले घबरा गए कि कहीं ये दोनों मर न जाएं। तभी चाचा और कुछ लोग दौड़कर राजीव को पकड़ने लगे। राजीव बस करो, छोड़ दो इन्हें, जान से मार दोगे तो पुलिस हमें ही फंसा देगी। लेकिन राजीव का चेहरा तब भी रौद्र ही था। उसकी आंखों की चमक देख मैं सहम गया। ये मेरा छोटा भाई नहीं, कोई और था। काफी मशक्कत के बाद 5-6 लोगों ने मिलकर राजीव को पीछे खींचा। वो अब भी हाँफ रहा था, जैसे कोई शेर शिकार के बीच में रोका गया हो। बलवीर और रणधीर अधमरे से पड़े थे। उनकी हालत देखकर गांव वाले हैरत में पड़ गए। आज तक इन दोनों की दहशत से कोई सीधा खड़ा नहीं हो पाता था, लेकिन पहली बार वे सबके सामने बुरी तरह पिटे पड़े थे। पंचायत की भीड़ में सन्नाटा छा गया। हर किसी की आंखों में एक ही सवाल था, आखिर राजीव में यह ताकत कहां से आई? मैं खुद अंदर से कांप रहा था। मेरे कानों में वही स्टेशन वाली रात गूंज रही थी जब हमने जलती हुई चिता देखी थी। क्या उस रात का कोई असर राजीव पर पड़ा था? क्या उसके भीतर कोई अजीब शक्ति समा गई थी? गांव वाले आपस में फुसफुसाने लगे, आज बलवीर रणधीर की पिटाई कोई साधारण बात नहीं है, ये किसी बड़े तूफान का संकेत है। मैं जानता था उनकी बातें सच थीं। ये महज एक लड़ाई नहीं थी, ये आने वाले किसी भयंकर खौफ की आहट थी। बलवीर और रणधीर की बेइज्जती ने पूरे गांव को हिला दिया था। पंचायत के सामने उनकी ऐसी पिटाई हुई थी कि आज तक कोई सोच भी नहीं सकता था। बलवीर घायल हालत में घर पर पड़ा था, लेकिन रणधीर की आंखों में खून उतर आया था। वो हर किसी से यही कहता, ये जमीन तो लेंगे ही, लेकिन पहले अरुणेश और उसके पूरे खानदान को मिट्टी में मिलाऊंगा। हमारे राज को चुनौती दी है, अब इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कुछ ही दिनों में खबर मिली कि रणधीर ने शहर से गुंडे बुलाए हैं। उसके घर पर हथियारबंद लोग आने जाने लगे। गांव वाले कहते, अब मामला और बिगड़ेगा। राजीव ने जो किया उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। मैं भी अंदर से घबराया था, लेकिन राजीव अजीब तरीके से शांत था। वो कभी घंटों अकेले बैठा रहता, कभी अचानक हंस पड़ता। माँ बाप भी उसकी बदलती हालत देखकर चिंतित रहते। एक रात अचानक माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई, तेज बुखार और सांस लेने में तकलीफ। पिताजी घबरा गए, उसे तुरंत शहर के अस्पताल ले जाना पड़ेगा, वरना कुछ भी हो सकता है। गांव में एम्बुलेंस बुलाई गई। माँ को स्ट्रेचर पर डालकर हम लोग भागे। पिताजी के साथ मैं, राजीव और चाचा भी गाड़ी में चढ़ गए। गांव से बाहर निकलते समय सन्नाटा था, लेकिन भीतर बेचैनी और डर की आंधी चल रही थी। रात के करीब 11 बजे हम लोग हाईवे पर पहुंचे ही थे कि अचानक सामने काली जीप आकर अटक गई। एम्बुलेंस रुक गई। ड्राइवर घबरा कर बोला, बाबूजी, ये लोग तो रणधीर के आदमी लगते हैं। सचमुच गाड़ी से रणधीर उतरा और उसके पीछे उसके लड़के शांतनु और करीब दर्जन भर हथियारबंद गुंडे थे। रणधीर ने एम्बुलेंस की खिड़की पर हाथ मारकर कहा, अरुणेश, बहुत हवा में उड़ रहे हो। अब बताओ, हमारे खिलाफ पंचायत में तमाशा क्यों किया था? ये रात तुम्हारे परिवार की आखिरी रात होगी।
हमारे मना करने के बावजूद रणधीर ने दरवाजे खोल दिए। गुंडे लाठी, डंडे और तलवार लेकर अंदर घुसने लगे। मैंने चिल्लाकर कहा, मां की तबीयत खराब है, हमें जाने दो। लेकिन रणधीर हंसा, हमारे दुश्मन को चैन से मरने भी नहीं देंगे। तभी राजीव खड़ा हुआ। उसकी आंखों में फिर वही लाल चमक आ गई, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान, और अचानक वो भयानक ठहाका लगाकर हंसने लगा। गुंडे ठिठक गए। मैं और पिताजी सकते में थे। राजीव ने बिजली की तरह झपट्टा मारकर एक गुंडे की बंदूक छीन ली और घुटने पर रखकर चकनाचूर कर दी। फिर वो शांतनु पर टूटा, उसकी गर्दन पकड़कर ऐसा मरोड़ा कि छर्रा की आवाज हुई और शांतनु वहीं ढेर हो गया। रणधीर चीख उठा, शांतनु! बाकी गुंडों में अफरा तफरी मच गई। राजीव ने एक और गुंडे की कमर पकड़कर पीठ पर जोर से घुटना मारा। उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। वो तड़पता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। अब राजीव पूरी तरह पागल हो चुका था। उसके चेहरे पर खून के छींटे थे और आंखों से आग बरस रही थी। रणधीर और उसके गुंडे पीछे हटने लगे, लेकिन मैं भी अब चुप नहीं रह सका। पिताजी और चाचा भी उतरे और हम सब भिड़ गए। लाठी और डंडों की बौछार के बीच मैं जैसे जान की बाजी लगाकर लड़ रहा था। पिताजी ने एक गुंडे को लात मारकर गिरा दिया। चाचा ने डंडा उठाकर दूसरे का सिर फोड़ दिया। लेकिन जो कहर राजीव ढा रहा था वो किसी ने सोचा भी नहीं था। वो एक एक करके गुंडों को उठा उठाकर सड़क पर पटक रहा था। सारे गुंडे अब भाग खड़े हुए। रणधीर भी पीछे हटने लगा, लेकिन राजीव उसकी ओर बढ़ा और भयानक आवाज में गरजा, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, सबको खत्म कर दूंगा। उसकी आवाज सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये मेरा छोटा भाई नहीं, कोई और ही था। रणधीर किसी तरह भागकर गाड़ी में बैठा और ड्राइवर को चिल्लाया, भागो यहां से। गाड़ी चीखती हुई अंधेरे में गायब हो गई। हम सब ने किसी तरह मां को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर तुरंत इलाज में लग गए, लेकिन मेरी निगाहें बार बार राजीव पर जा रही थीं। अभी कुछ देर पहले वही दरिंदगी और खून की प्यास से भरा था, और अब अस्पताल की बेंच पर मासूम और भोले भाले बच्चे की तरह बैठा था। चेहरे पर कोई तनाव नहीं, मानो उसे कुछ पता ही ना हो। मैं सोच रहा था, ये क्या हो रहा है? राजीव आखिर बदल क्यों रहा है? उधर रणधीर भी अस्पताल पहुंचा। उसके कपड़े फटे थे, चेहरा खून से लथपथ। उसके साथ घायल गुंडे भी थे। उसने सीधे थानेदार से बात की और जोर से बोला, दरोगा जी, ये अरुणेश और राजीव का खानदान गुंडा है। हमारे बेटे शांतनु को मार डाला, हमारे लोगों की हड्डियां तोड़ दी। अभी एफआईआर दर्ज करिए, वरना हम खुद इंसाफ करेंगे। पुलिस वाले कागज कलम लेकर बैठ गए। रिपोर्ट दर्ज होने लगी। मैं दूर खड़ा ये सब देख रहा था। पिताजी का चेहरा बुझ चुका था, चाचा चुप थे, और राजीव वो उसी बेंच पर बैठा भोली मुस्कान लिए हम सबको देख रहा था, मानो उसे कुछ याद ही ना हो। उस रात गांव में अजीब सन्नाटा था। ना तो कुत्ते भौंक रहे थे, न झींगुर की आवाजें आ। लोग अपने घरों के दरवाजे भीतर से बंद करके बैठे थे। सबके कानों में वही चर्चा थी कि राजीव के पीछे कोई राक्षस है। बलबीर के खलिहान में खून के दाने बरस रहे थे। मनोज वर्मा की बेटी को अस्पताल में किसी ने दबोच लिया था, इसलिए मनोज वर्मा ने साफ मना कर दिया था कि वो इस मामले में बेकसूर लोगों को नहीं फंसाएगा। इसके लिए चाहे रणवीर और बलवीर एसपी तक चले जाएं, वो उनको भी सही सही बात बता देगा कि ये दबंग और बेईमान लोग अपने प्रभाव से एक सीधे साधे इंसान की जमीन को फर्जी कागजात बनाकर हड़पना चाहते हैं। वो उन्हीं लोगों के पक्ष में बयान देगा। इंस्पेक्टर के इस बयान को सुनकर बलवीर और रणबीर ने उसको बहुत गालियां दी। वे दांत पीसकर गए कि देखो साले ने कैसा गिरगिट की तरह रंग बदला है। जब अपने पर चोट पड़ी तो फौरन पलट गया, लेकिन उसके इस तरह बदलने से बलवीर और रणबीर दोनों ही डर गए थे। गांव जैसे मौत के साए में आ गया था। इसी बीच आधी रात को स्टेशन के पास वाले शमशान घाट से अचानक अजीब सी हवा उठने लगी। वहां से लगे हुए गांव पिपरा के लोगों ने अपने घर की खिड़कियों से देखा तो वहां चिता की राख फिर से चमक रही थी, जैसे किसी ने उसे दोबारा जला दिया हो। धुएं में एक भयानक आकृति दिखाई दी। उसके लंबे बाल थे, जली हुई त्वचा थी और आंखें कोयले जैसी काली थी। उसकी आवाज चारों तरफ गूंजी, जिसने मुझे इस चिता में जलाया। अब उसकी बारी है। ठीक उसी वक्त हमारे गांव हरनौली में बलबीर के घर में अफरा तफरी मच गई। दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे। उसके घायल शरीर पर नीले नीले निशान उभरने लगे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे पीट रहा हो। बलबीर की बीवी चिल्लाई,
अरे कोई ओझा को बुलाओ, ये कोई भूत है। लेकिन ओझा आ पाते उससे पहले पूरा आंगन ही अचानक जलने लगा। मिट्टी से धुआं निकल रहा था, जैसे वहां अभी अभी कोई चिता जली हो। बलबीर दर्द से कराहते हुए बोला, मुझे छोड़ दे, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। तभी खिड़की से वही भयानक आवाज आई, तेरी ही वजह से मेरी चिता जली थी, तेरी ही वजह से मैं लावारिस बना। बलबीर का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वो बोला, तू वही है। लेकिन जवाब देने के बजाय उसका पूरा शरीर बिस्तर पर उठा और जोर से जमीन पर पटक दिया गया। हड्डियों के छटकने की आवाज गूंजी और उसी क्षण उसकी चीख पूरे गांव में गूंज उठी। गांव वाले जब तक कुछ समझते, रणधीर के घर से भी हाहाकार मच गया। उसकी हवेली की खिड़कियां टूटकर खुद ब खुद बिखरने लगी। घोड़े बंधे थे, वे अचानक पागल होकर भागने लगे और दीवार से टकराकर मरने लगे। रणधीर बाहर आया और गरज कर बोला, कौन है, सामने आ। तभी उसके सामने हवा में एक जली हुई परछाई आकर खड़ी हो गई। परछाई ने हंसते हुए कहा, तूने मुझे जिंदा जलाया था, अब तुझे भी वही मौत दूंगा। रणधीर की रगों में खून जम गया। लेकिन तभी हवेली की दीवार पर आग की लपटें दौड़ने लगी और जैसे किसी अदृश्य हाथ ने रणधीर का गला पकड़कर हवा में उठा लिया हो, उसकी आंखें बाहर निकल आईं। वो चिल्लाकर सबको मदद के लिए पुकारने लगा, बचाओ बचाओ। लेकिन कोई उसे बचा नहीं पाया। अब पूरा गांव दहशत में था। लोग घर छोड़ छोड़कर भागने लगे। बच्चे रो रहे थे, औरतें सिर पीट रही थीं। सब कह रहे थे, ये कोई ब्रह्म राक्षस हैं, ये हम सबको खत्म कर देगा। गांव के बुजुर्ग बोले, ये इंसानों की लड़ाई नहीं है, ये साफ साफ बलबीर और रणधीर की करतूत है, क्योंकि इन्हीं लोगों के उत्पात से ये सब शुरू हुआ है। और देखा नहीं, जब वो चिल्ला रहा था कि जैसे मुझे चिता में जलाया है वैसे ही तुझे मौत दूंगा, तब ये उसको पहचान गया। तब ये कुछ बोला ही नहीं। इसका मतलब पिपरा में जो स्टेशन पर लावारिस लाश जली थी, वो इन्हीं लोगों की करामात है। भाई जैसी करनी है वैसी ही भरनी होगी। ये उस ब्रह्म राक्षस का बदला है जो स्टेशन की चिता में लावारिस जला था। इस बीच राजीव घर में बैठा था। उसकी आंखें बार बार लाल हो रही थीं। इसका भी अजीब मामला था। जब ये ठीक होता था, शांत होता था, तो इसको कुछ याद ही नहीं रहता था। कहता था, भैया मुझे क्या हो गया था, मैं तो अब बिल्कुल ठीक हूं। लेकिन जब इस पर कुछ सवार हो जाता, तब उसे कुछ होश ही नहीं रहता था कि वो क्या कर रहा है और क्या नहीं। अब तो वो खुद डरने लगा था। वो मुझसे बोला, भैया ये मेरे अंदर कौन है? जब मैं गुस्सा करता हूं तो मैं खुद को पहचान नहीं पाता। उसकी आवाज कांप रही थी। कभी कभी मुझे लगता है जैसे कोई मेरे कान में फुसफुसा रहा है, मार दे, सबको मार दे, ये सब तेरा खून चूसना चाहते हैं। मैं अपने प्यारे छोटे भाई की इस लाचारी भरी बात को सुनकर घबरा गया। मैंने उसे समझाया, राजीव तुझे पागलपन हो रहा है। लेकिन तभी उसकी आंखें पल भर में लाल हो गईं और होंठों से खून टपकने लगा। उसने दीवार की तरफ मुंह करके जोर से कहा, मैं तैयार हूं, तू जो कहेगा वही करूंगा। उसकी ये हालत देखकर मैं बहुत परेशान था। मैं उसको समझाना चाहता था, लेकिन वो तो मेरी बात ही नहीं सुन रहा था। मैं समझ गया कि अब राजीव सिर्फ मेरा भाई नहीं रहा, उसके शरीर में वो ब्रह्म राक्षस बोल रहा है। अगर इस समय मैं उसे जबरदस्ती रोकूंगा या ज्यादा कुछ समझाऊंगा, तो या तो वो राजीव का कुछ नुकसान कर सकता है या हम लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। इंसान हो तो उससे जीत भी सकते हैं, लेकिन ब्रह्म राक्षस से पार पाना मुश्किल था। इसलिए मैं खामोश हो गया। उस रात कोई भी खेतों में काम करने नहीं गया। लोगों ने अपने दरवाजों पर नींबू, मिर्च और ताबीज लटकाना शुरू कर दिया। लेकिन हर सुबह किसी न किसी घर में तबाही मिलती। कहीं किसी के खेत में खड़ी फसल में आग लग जाती। फसल धू धू करके जलती रहती, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उस आग को बुझाकर अपनी फसल को बचा ले। कहीं किसी आदमी की गर्दन तोड़कर पेड़ पर लटका दी जाती। लेकिन कमाल की बात यह थी कि अभी तक किसी गरीब और असहाय आदमी के लिए ऐसा नहीं हुआ था। यह सब गांव के दबंग और गुंडा टाइप लोगों के यहां ही हो रहा था। गांव के बच्चे रोते हुए कहते, माँ रात को कोई बड़ा सा दैत्य हमारी खिड़की से झांक रहा था। और औरतें कसम खाकर कहती, अरे हमने अपनी आंखों से देखा है, वो जलता हुआ आदमी खेतों में घूमता है। गांव अब एक खुले शमशान जैसा बन चुका था। राजीव के शरीर में ब्रह्म राक्षस आता है। वो बार बार पिपरा के शिवदत्त की चर्चा करता है। कहता है
कि शिवदत्त को जैसे इन लोगों ने मारा वैसे ही बदला मिलेगा। ये सुनकर मैंने पिपरा के शिवदत्त के बारे में जाकर विस्तार से पता करने की सोची, क्योंकि अब ये ब्रह्म राक्षस राजीव और उसके परिवार को अपनी ढाल बनाकर खेल खेल रहा है। असल में वो चाहता है कि जिन लोगों ने उसे मारा या उसका सच छुपाया, उन सब का खून वहीं पिए। और एक दिन राजीव घर से भाग खड़ा हुआ। वो बोला, मुझे अभी जाना है, अपने घर में देखना है कि वहां क्या हो रहा है। वो चल दिया तो मैं भी उसके पीछे पीछे चला। मैं बड़े चक्कर में था कि आखिरकार वो जा कहां रहा है। फिर मैंने उससे पूछ लिया कि मैं तुम्हारे साथ चलूं, तो उसने मना नहीं किया। गांव के कोने से होकर जब हम दोनों एक सुनसान पगडंडी पर चले तो अचानक चारों तरफ का माहौल बदल गया। एक अजीब सी ठंडक हवा में थी, झाड़ियों से टकराकर आती सनसनाहट जैसे कान फाड़ रही हो। मैंने राजीव से पूछा, राजीव, तुम क्यों इस तरफ आ रहे हो? ये तो गांव का सुनसान हिस्सा है, यहां तो कोई आता जाता भी नहीं। राजीव कुछ बोला नहीं। उसका चेहरा पत्थर सा हो गया था, आंखें लाल हो रही थीं, उसके कदम जैसे खुद ब खुद चल रहे हों। पगडंडी से उतरते ही सामने पिपरा गांव दिख रहा था। वो सीधा चलता चला गया। कई टेढ़ी मेढ़ी गलियों से निकलने के बाद वो एक घर के सामने जाकर खड़ा हो गया। वो एक जर्जर सा घर नजर आ रहा था। उसकी छत टूटी हुई थी, दीवारों से छूना झड़ रहा था। आंगन में सूखे पत्तों का ढेर लगा हुआ था और दरवाजा इतना पुराना था कि लगता था हल्की हवा से ही गिर जाएगा। घर के भीतर से खांसी की आवाज आई। मैं डरते डरते बोला, ये किसका घर है? राजीव की सांसें तेज हो गईं। उसने धीरे से कहा, ये मेरा घर है। मगर ये आवाज किसी और की थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। घर को देखने से ही लगता था कि यहां भयंकर गरीबी का राज है। हम अंदर गए। अंदर अंधेरा था, बस मिट्टी के दिए की हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। अंदर एक बूढ़ी औरत खाट पर पड़ी थी। उसका चेहरा इतना थका हुआ लगता था कि जैसे वो जिंदगी से जंग हार चुकी है। उसने जैसे ही हमें देखा कि उसके होंठ कांपने लगे। शिवदत्त, बूढ़ी मां की कांपती आवाज कमरे में गूंज गई। वो उठकर बैठ गई। राजीव उस बूढ़ी औरत के पैरों के पास बैठ गया और अपना सिर उसकी गोद में रख दिया। उस बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू बहने लगे और उसके कांपते हुए हाथ राजीव के सिर पर फिराने लगी। राजीव की भी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोला, कैसी हो मां? वो रोती हुई बोली, बस मौत का इंतजार कर रही हूं। राजीव बोला, ऐसा मत कहो मां। उनके इस मिलन को देखकर मेरी भी आंखों में आंसू भर आए। अब मेरी समझ में कुछ कुछ आ रहा था। मैं सन्न रह गया। मैंने राजीव की तरफ देखा। उसका चेहरा अचानक बदल गया था। वही राजीव था, लेकिन आंखों में कोई और जल रहा था, जो शिवदत्त था। तभी पीछे से दो लड़के और एक लड़की बाहर आई। लड़की की आंखें नम हो गईं। वो चीख पड़ी, भैया नहीं, तुम तो जल गए थे, चिता में राख हो गए थे। राजीव के शरीर में मौजूद शिवदत्त ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर ममता और खुशी का मिला जुला भाव आया। वो धीरे धीरे उनके पास बढ़ा। उसका चेहरा रोष और पीड़ा से भरा था। वो बड़ी दुखी आवाज में बोला, मैं गया नहीं था निशा, मुझे जिंदा जलाया गया था। उसकी आवाज इतनी गहरी और गूंजदार थी कि पूरा कमरा हिलने लगा। फिर उसने अपने शरीर की ओर देखा, जो कि राजीव का था, और अपनी बेबसी को देखकर वो रो पड़ा। मैं हक्का बक्का खड़ा था। बहन निशा डर कर पीछे हट गई। दोनों भाई चौंक गए। एक बोला, नहीं, ये कोई छल है, ये शिवदत्त भैया नहीं हो सकते। तभी बूढ़ी मां ने कांपते हाथ उठाए और चिल्लाई, बस अब और मत कहो, मत कुरेदो हमारे जख्म। हम तो बड़ी मुश्किल से जिंदा हैं। चले जाओ यहां से, हमें और मत सताओ। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। राजीव वहीं खड़ा रहा। उसकी सांसें तेज थीं। चेहरा दुख और गुस्से से लाल हो गया था। आंखें आग की तरह जल रही थीं। वो परिवार को पहचान रहा था। वे भी उसे पहचान रहे थे, लेकिन डर, पीड़ा और सदमा इतना गहरा था कि वे चाहते थे ये मुलाकात यही खत्म हो जाए। बहन निशा ने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, चले जाओ, जो भी हो, इंसान हो या कुछ और, दोबारा यहां मत आना। हमें और डर मत दो। राजीव की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसके होंठ से जैसे एक कराह निकली। वो बोला, मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया था? लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। वहां मौत की तरह सन्नाटा छाया रहा और दिए की लौ ही जलती रही। मैंने उसका हाथ पकड़कर बाहर खींच लिया। पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया और तब मुझे साफ साफ महसूस हुआ, ये घर सिर्फ टूटा फूटा नहीं,
बल्कि एक ऐसे रहस्य से दबा है जो अब धीरे धीरे बाहर आने वाला है। फिर मैं जबरदस्ती राजीव को घर ले गया, लेकिन मेरे मन में शिवदत्त की कहानी जानने की उत्सुकता हो चुकी थी। और ये केवल उत्सुकता ही नहीं थी, मेरी मजबूरी भी थी, क्योंकि ये मेरे भाई के जीवन से जुड़ी हुई थी। जो भी इंसान आत्मा के रूप में मेरे भाई के शरीर में था, जब तक उसके बारे में पता नहीं होता तब तक उससे राजीव का पीछा कैसे छुड़वाया जा सकता था। आखिरकार ये शिवदत्त था कौन? मैंने उसके बारे में पता किया तो उसके बारे में बहुत सी बातें मालूम पड़ी। धीरे धीरे बातें मिलकर एक कहानी का रूप बनाने लगी। पिपरा गांव के बुजुर्गों से बातें करते करते मुझे शिवदत्त के बारे में पूरी जानकारी मिल गई। पिपरा गांव के बीचों बीच नहीं, बल्कि थोड़ा किनारे पुराने बरगद के पेड़ के पास एक छोटा सा घर था। वही शिवदत्त शर्मा रहता था। वो एक सीधा साधा ब्राह्मण था, पर वो गरीब था, और गरीबी ही आज का सबसे बड़ा अभिशाप है। मतलब गरीब की कोई इज्जत नहीं करता, ऊपर से उसका मखौल उड़ाने में भी सब लोग आगे रहते हैं। उसके घर में झांकने की कोशिश करते हैं, उसकी इज्जत से खेलने की ताक में रहते हैं। उसका परिवार बड़ा था, पर हालात कमजोर थे। 2 छोटे भाई राकेश और उमेश थे, और 2 बहनें निशा और संध्या थी। पिता का देहांत हो चुका था और मां बिस्तर पर पड़ी रहती थी। जमीन थोड़ी बहुत थी, पर इतनी कि ईमानदारी से मेहनत कर ले तो पेट भर सके। शिवदत्त पढ़ने में शुरू से ही होशियार था। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी पढ़ाई की थी। उसे स्कूल से स्कॉलरशिप मिलती गई और वो पढ़ाई करता गया, लेकिन बहुत कोशिश और भाग दौड़ के बाद भी उसे सरकारी नौकरी नहीं मिल सकी। इसलिए उसने प्राइवेट स्कूल में टीचर की नौकरी कर ली और बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाने लगा, जिससे उसके परिवार की गुजर बसर आराम से चलने लगी। पूरा दिन स्कूल में मेहनत करने के बाद रात में वो अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी करता था। वो लगभग सफलता के बिल्कुल करीब था। उसने 2-3 कंपटीशन क्लियर कर ली थी, बस उनका रिजल्ट आना बाकी था। सबको पता था कि उसकी नौकरी लग जाएगी, क्योंकि पूरे गांव में उसके जैसा स्टूडेंट कोई नहीं रहा था। ऊपर से उसे अपनी जिम्मेदारियों का भी एहसास था। साथ ही गांव में सब लोग जानते थे कि शिवदत्त पढ़ा लिखा, शरीफ और भोला भाला है। उसका किसी से झगड़ा नहीं था, लेकिन उसकी कमजोरी यही थी कि वो गरीब था और अपने परिवार को बचाने के लिए हर दर्द सह लेता था। उसकी मेहनत बहुत कड़ी थी, लेकिन आमदनी छोटी थी। उसी आमदनी में वो अपने भाइयों को पढ़ा रहा था और अपनी बहन को भी उसने पढ़ाने में कसर नहीं छोड़ी। उसकी बहन निशा हर रोज पढ़ाई करने पास के कस्बे जाती थी। संध्या गांव के स्कूल में पढ़ती थी। निशा को ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन जाना पड़ता था। वो सुंदर बहुत थी, अकेली वही क्यों। उसके पूरे परिवार में सभी भाई बहन सुंदर थे, लेकिन उसकी सुंदरता ही उसका अभिशाप बन गई। उसी के कारण उसके घर का पूरा सत्यानाश हो गया। उस गांव के दबंग और आवारा परिवार के 3 लड़कों शुभम, राजन और नीतेश की बुरी नजर उस पर पड़ गई। उनकी दोस्ती भी अपने जैसे आवारा लड़कों से ही थी, जिनमें रणधीर और बलवीर भी थे। इन 5 लड़कों का गुट अक्सर कोई ना कोई फसाद करता ही रहता था। ये लोग हर तरह का नशा करते थे। खाली टाइम में ये ताश खेलते रहते, शराब की महफिल सजाते या फिर स्टेशन पर बैठकर आने जाने वाली औरतों और लड़कियों पर छींटाकशी करते थे। पूरा गांव इनसे परेशान था। गांव का स्टेशन जो सुनसान इलाके में था, वही सबसे बड़ा खतरा बन गया। निशा रोज ट्रेन पकड़कर शहर पढ़ने जाती थी। शुरू में ये आवारा लड़के उसके पीछे पीछे फप्तियां कसते थे। उनके दोस्त और गुंडे वहां ठहाके मारते, बोतलें तोड़ते और बार बार निशा का रास्ता रोकते। एक बार की घटना ने तो निशा का दिल दहला दिया। निशा ने ट्रेन पकड़ने की कोशिश की, तभी राजन ने बोतल से रास्ता रोक लिया। उसकी आंखों में हवस थी। वो नशे में लड़खड़ाती हुई आवाज में बोला, कहां भाग रही हो? ट्रेन में रोज रोज चढ़ जाती हो। क्या करोगी इतना पढ़ लिख कर? 4-6 हजार की नौकरी ही तो करोगी, वो हमसे ले लेना, कभी हमारे पास भी बैठ जाओ। शुभम, नीतीश और बाकी लोग ठहाके लगाने लगे। निशा डर के मारे पीछे हट गई, हाथ कांप रहे थे। वो चिल्लाई, दूर रहो मुझसे, नहीं तो भैया को बुलाऊंगी। रणवीर हंस पड़ा और दुष्टता से बोला, तेरा वो भोला भाला पंडित भाई? अरे उसका क्या है, अकेला है, हमसे भिड़ेगा। देख लेना, एक दिन उसे खेत में गाड़ देंगे। उस दिन वो किसी तरह बच निकली, लेकिन धीरे धीरे हालात बदतर होते गए। लड़के उसके कपड़े खींचने लगे, उसके दोस्तों के सामने उसका मजाक उड़ाने लगे। निशा की पढ़ाई रुक गई। वो घर में रोती थी, लेकिन बाहर बोलती नहीं थी। शिवदत्त ये सब देखता था।
वो बार बार पंचायत गया, लोगों से शिकायत की, लेकिन रणवीर और बलबीर इतने दबंग थे कि कोई उनके खिलाफ गवाही नहीं देता था। पंचायत ने भी कह दिया, बेटा शिवदत्त, तू अकेला है, ज्यादा जोर मत लगा, वरना पूरा खानदान खतरे में पड़ जाएगा। एक दिन हालात हद से आगे निकल गए। निशा ट्रेन पकड़ने गई तो रणवीर और बलबीर और उनके गुट ने पूरी तरह से रास्ता रोक लिया। इस बार उनके इरादे और गंदे थे। उन्होंने निशा का हाथ पकड़कर खींचा और जबरदस्ती स्टेशन के पास बने खाली गोदाम में ले जाने लगे। निशा की चीख स्टेशन के बाहर तक गूंजी और वहीं शिवदत्त आ पहुंचा। दरअसल उसने सवेरे से निशा को बहुत परेशान देखा था। उसने पूछा भी था कि निशा क्या बात है, तबीयत ठीक ना हो तो दवा दिलवा दूं? निशा ने कहा, नहीं भैया, मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। इस पर शिवदत्त ने उसे समझाया कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो घर में बैठकर वो प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी। ऐसे मुंह छिपाकर भागने से काम नहीं चलेगा, उसका मुकाबला करो। डर कर बैठने से तुम्हारे भविष्य खराब हो जाएगा, तुम्हारी पढ़ाई बंद हो जाएगी। अभी खराब टाइम है जो हम झेल रहे हैं, उसके बाद मेरी नौकरी लगते ही हमें गांव छोड़ देंगे और शहर में शिफ्ट हो जाएंगे, फिर तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। इस बात को सुनकर निशा को भी हौसला मिला। वो तैयार होकर कॉलेज के लिए चल दी, लेकिन शिवदत्त के मन में खटका था कि उसने जबरदस्ती निशा को भेजा तो है, लेकिन वो उसे ट्रेन पर बिठा देना चाहता था, इसलिए वो उसके पीछे पीछे गया। तभी उसने वो नजारा देखा। उसकी बहन निशा की चीख उसके कानों में पड़ी तो वो दौड़ता हुआ चीख की दिशा में गया तो उसने देखा कि स्टेशन के गोदाम में उसकी बहन को उसने देखा कि उसकी बहन को शुभम और राजन छेड़ रहे हैं। वो तड़प रही हैं और नीतेश, रणवीर और बलबीर हंस रहे हैं। उसकी आंखों में खून उतर आया। वो पागलों की तरह उन पर झपट पड़ा। उसने शुभम और राजन को धक्का देकर गिराया। बलबीर को गिरेबान से पकड़ लिया। उसने चीख कर कहा, कुत्तों, अगर बहन को छुआ तो जिंदा गाड़ दूंगा। उस दिन शिवदत्त के सिर पर खून सवार हो गया था। निशा उन लोगों के चंगुल से छूटकर शिवदत्त के पीछे छिप गई। वो थर थर कांप रही थी। शिवदत्त बिल्कुल पागलों की तरह सबको मार रहा था। उसे अपनी जान की परवाह नहीं थी। एक तो वो शरीर से भी लंबा तगड़ा था, ऊपर से ये पांचों लोग नशे में धुत थे, इसलिए वे 5 लोग मिलकर भी शिवदत्त का मुकाबला नहीं कर पाए और वे वहां से भाग गए। यही शिवदत्त की सबसे बड़ी गलती बन गई। गांव के दबंगों को लगा एक मामूली गरीब ब्राह्मण हमें मार गया, ये बर्दाश्त नहीं। उस रात नीतेश, शुभम, राजन, रणवीर और बलबीर ने कसम खाई कि शिवदत्त को ऐसी मौत देंगे कि उसकी आत्मा भी हमें देखकर रोए। अब उन 5 ने यह ठान लिया था कि शिवदत्त को जीने नहीं देंगे। सुबह शाम जब भी शिवदत्त खेत पर जाता, कोई ना कोई उसे रोक लेता। कभी रास्ता रोककर उसको खरी खरी गालियां सुनाते, कभी उसकी लाठी छीनकर उसका मजाक उड़ाते। शुभम हंसते हुए कहता, अरे पंडित जी, पूजा पाठ छोड़कर पहलवानी करोगे क्या? तुम्हारी बहन को रोज ट्रेन में देखते हैं, बड़ी छम्मक छल्लो हैं, संभाल लो उसको वरना हम देख लेंगे। शिवदत्त का खून खौल जाता, लेकिन वो अकेला था। उसकी लाठी हाथ में होती, पर सामने 5-5 लोग हंसते खड़े रहते। राजन बोला, ओ पंडित, ये जमीन छोड़ दे, हमारी गली में मत घूम, वरना तेरी बहन का नाम रोज चौराहे पर पुकारेंगे। लोग देखते, हंसते, मजाक बनाते, लेकिन कोई बचाने नहीं आता। एक दिन हद हो गई। नीतेश ने खुलेआम स्टेशन पर निशा का दुपट्टा खींच दिया। वो रोते रोते घर लौटी। शिवदत्त का सब्र टूट गया। वो सीधे थाने पहुंचा, हाथ जोड़कर इंस्पेक्टर से कहा, साहब, मेरी बहन की इज्जत खतरे में है। रणवीर, बलबीर और उनके दोस्त हमें रोज सताते हैं, आप बस एक बार उन्हें रोक दीजिए। इंस्पेक्टर मनोज वर्मा ने ऊपर से नीचे तक उसे देखा और ठहाका लगाया, ओ पंडित, तू गलत जगह आया है। तेरे जैसे गऊ आदमी की हम क्यों सुने? शुभम, राजन और उसके दोस्त हमारे दोस्त हैं, समझा? जा, भाग यहां से, वरना तुझे ही हवालात में डाल दूंगा। थाने में बैठे सिपाही हंसने लगे। किसी ने ताना मारा, पंडित, तेरी बहन का नाम बड़ा मशहूर हो रहा है, संभाल के रख। यह सुनकर शिवदत्त का सीना फट गया। वो थाने की चौखट पर बैठकर फूट फूट कर रोया। अब हालात और बिगड़ गए। लोग उसे देखकर कहते, ये वही है ना जिसकी बहन को गुंडे रोज छेड़ते हैं। कोई कहता, बेचारा थाने गया था, पुलिस ने ही धक्का मारकर भगा दिया। गांव की औरतें भी बातें बनाने लगी। निशा का सिर झुक गया, उसकी पढ़ाई छूट गई। शिवदत्त दिन ब दिन टूटता जा रहा था, लेकिन अंदर कहीं क्रोध का ज्वालामुखी भरता जा रहा था।
वो पांचों गुंडे अब उसके खेत पर आने लगे। कभी फसल रौंद देते, कभी घर के सामने कूड़ा फेंकवा देते। शुभम, राजन और नीतेश उसके घर के बाहर शराब पीते और गालियां बकते। ये परिवार बहुत परेशान था, लेकिन पूरे गांव में कोई भी उनकी मदद नहीं कर रहा था। सब लोग तमाशा देख रहे थे, लेकिन किसी को कोई हमदर्दी नहीं थी। उल्टे इस तमाशा से सभी लोग अपना मनोरंजन कर रहे थे। शिवदत्त रात को आंगन में बैठकर सोचता, हे भगवान, मैंने किसका क्या बिगाड़ा? अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो एक दिन मैं सबको अपने हाथों से खत्म कर दूंगा। गांव की हवा में पहले ही तनाव घुला था। पांचों लोग अब खुलकर घूमते थे। वे शराब पीते, गाली बकते और पूरे गांव को दिखाते कि पंडित की औकात क्या है। शिवदत्त दिन रात घुटता रहा। उसकी बहन निशा अब घर से बाहर जाने में डरने लगी थी। सब चिंतित थे, लेकिन शिवदत्त अकेला था, और अकेले आदमी की आवाज गांव में कौन सुनता है। अब शिवदत्त ने सोचा कि वो डीएम के पास जाकर अर्जी लगाएगा कि उसे इन दबंगों से सुरक्षा दी जाए, नहीं तो कुछ भी अनहोनी हो सकती है। और वो अर्जी लगाने चल दिया तो रास्ते में ये लोग पहले से ही तैनात मिल गए। उन्हें पता नहीं किस तरीके से शिवदत्त के इरादों की भनक लग गई थी। उन्होंने मारपीट शिवदत्त को बेहाल कर दिया और उसे स्टेशन के गोदाम में ले गए। वहां बांध कर डाल दिया। वो पूरे दिन वही गोदाम में बंधा पड़ा रहा। उन्होंने उसके मुंह में कपड़ा भी ठूंस दिया था, जिससे उसकी आवाज को कोई सुन न पाए। उस दिन कोहरा छाया हुआ था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और पानी बरसने के आसार नजर आ रहे थे। ऐसे में ये इलाका वैसे ही सुनसान पड़ा हुआ था, और ऐसे मौसम में लोग वैसे भी कम ही निकलते हैं। इक्का दुक्का आदमी ही नजर आ रहा था। शाम को सभी लोग फिर से गोदाम में आए। उन पांचों ने गोदाम में जमकर शराब पी और बातें करने लगे। ये पंडित रोज सही न कहीं रोने चला जाता है, कहीं पंचायत में, कहीं पुलिस के पास। अब आज तो डीएम के पास जा रहा था। ऐसे तो हमारी पोल ही खुल जाएगी। फालतू की दौड़ धूप कर रहा है, और कुछ नहीं, हमारा क्या कर लेगा। चलो आज इसका इलाज कर ही देते हैं। जैसे जैसे उनका नशा बढ़ता जा रहा था, वैसे ही वैसे उनके दिमाग पर शैतान हावी हो रहा था। उन लोगों ने शिवदत्त को मारने का प्लान बना लिया। बलबीर हंसा और बोला, ये भोला पंडित है, इसकी खोज खबर लेने वाला भी कोई नहीं है। ये मारा जाएगा तो लोग कहेंगे शराब पीकर कुएं में गिर गया। शुभम बोला, पर इसे मारेंगे कैसे? गांव में सब देख लेंगे। रणवीर की आंखें चमकी। वो बोला, स्टेशन के पास जो बंजर जमीन है, जहां लोग लाशें जलाते हैं, वहीं इसे जलाते हैं। इसे मारने का झंझट ही नहीं है। ये तो बंधा पड़ा है, इसको ऐसे ही चिता में डाल देंगे। तभी राजन बोला, लेकिन पानी बरसने वाला है। उधर हम आग जलाएंगे, उधर पानी में आग बुझ जाएगी और ये बच जाएगा। इस बात को सुनकर नीतेश बोला, तो फिर ऐसा करते हैं कि जहां लोग टीन शेड में बैठते हैं ना, उसी में इसको जला देंगे। पानी बरसेगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और रही भागने की बात, तो अभी तो ये हमारी मारपीट से ही बेहोश है। ऊपर से तब भी भागा तो हम किस मर्ज की दवा हैं। फिर से आग में झोंक देंगे, कोई आएगा भी तो कह देंगे ये खुद आग लगाकर मर गया। सबकी हंसी अंधेरे में गूंज उठी। योजना तय हो गई थी। इस तरह से एक बिल्कुल बेकसूर मासूम इंसान की हत्या करने के लिए नशे में बेहोश राक्षस चल दिए। उस रात गांव में अमावस्या थी। चारों ओर काली घटाएं थीं। कुत्ते लगातार भौंक रहे थे। पांचों उसे घसीटते हुए स्टेशन के पीछे पड़ी बंजर जमीन पर ले गए, वही जहां अक्सर लावारिस लाशें जलाई जाती थीं। उन्होंने लकड़ियां जमा की, ऊपर से घास फूस रखी। शिवदत्त जमीन पर पड़ा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी मार पिटाई में शायद उसकी कोई हड्डी टूट गई थी। तभी वो हिल भी नहीं पा रहा था। उठकर बैठने की भी ताव नहीं थी उसमें। वो रोते रोते बोला, भगवान, क्या यही तुम्हारा न्याय है? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। मेरी बहनें मासूम हैं, उनका क्या होगा? मेरे भाइयों का क्या होगा? मेरी मां तो मर ही जाएगी। मेरे अलावा उनका कोई है भी नहीं। राजन और शुभम ने हंसकर उसके ऊपर पेट्रोल उड़ेला और नीतेश ने को भी पेट्रोल से भिगो दिया। बलबीर बोला, अब बोल पंडित, तेरी पूजा पाठ तेरे किसी काम आई। आज तेरी चिता यही सजेगी। फिर नीतेश ने माचिस जलाई और लकड़ियों में फेंक दी। आग भड़क उठी। फिर सबने शिवदत्त को उठाकर जलती हुई आग में फेंक दिया। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला ऐसा कांड देखकर मानो आसमान भी रो पड़ा। उसके आंसुओं के रूप में बारिश के पानी ने तबाही मचानी शुरू कर दी। जैसे ही आग ने शिवदत्त के कपड़ों को पकड़ना शुरू किया, उसकी आत्मा में एक ऐसा दर्द उठा जो इंसानी नहीं था। उसने आग को लपट्टों के बीच से सिर उठाया और चीखा,
रणवीर, बलबीर, शुभम, राजन, नीतेश, तुम सबको यह धरती कभी माफ नहीं करेगी। मेरा खून, मेरी राख तुम्हारे खानदान को हमेशा सताएगी। मैं मरकर भी तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगा। उसकी चीख सुनकर पांचों लोग ठहाके लगाते रहे। जितनी जोर वो चीख रहा था उतनी ही जोर वे हंस रहे थे। इमरजेंसी में फंसकर उधर से एक दो लोग निकले। उन्होंने अपनी आंखों से यह मौत का तांडव देखा। उन्होंने गांव में जाकर यह सब बता दिया। ये सुनकर घरों में बैठे लोग कांप उठे, लेकिन कोई बाहर नहीं निकला। धीरे धीरे शिवदत्त की आवाज शांत हो गई। आग भड़कती रही, पानी बरसता रहा। उन पांचों लोगों ने पक्का समझ गया कि अब शिवदत्त जिंदा नहीं रहा, तो वे पांचों भी वहां से खिसक लिए। शिवदत्त की देह आग में जलती रही, लेकिन उसकी आंखें आखिरी सांस तक खुली रही। उसी वक्त मैं स्टेशन पर अपने छोटे भाई राजीव के साथ उतरा था। तब तक यह कांड हो चुका था। फिर राजीव को ठंड लगी और वो शिवदत्त की चिता के पास आग तापने के लिए चला गया। उसके शरीर पर जलते हुए शिवदत्त की हड्डी उछलकर पड़ी तो शिवदत्त की आत्मा राजीव के साथ जुड़ गई। अब मुझे पूरी कहानी समझ में आ गई थी। हम लोग अपने घर लौट आए। उधर जब शिवदत्त जल चुका, रणवीर और उसके साथी हंसी ठट्ठा करते हुए लौट गए। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उस रात राख में सिर्फ एक लाश नहीं जली थी, बल्कि वहां एक श्राप भी पैदा हुआ था। राख के ढेर से अचानक ठंडी हवा चली। कुत्तों ने रोना शुरू कर दिया। पेड़ हिलने लगे तो उसे और कहीं दूर किसी अनदेखे साए ने आंखें खोली। उधर शिवदत्त के घर पर सब लोग इंतजार करते रहे, लेकिन वो कभी नहीं लौटा। अगले दिन यही खबर मिली कि स्टेशन के पास किसी की लावारिश लाश जली पड़ी है। पूरा गांव देख आया, लेकिन वहां अब सिर्फ राख थी। शिवदत्त की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि गांव पर अजीब सी दहशत छा गई। पेड़ पौधे बिना हवा के हिलते, कुओं से रात में अजीब आवाजें आती और कुत्ते लगातार रोते रहते। रणवीर और बलबीर ने इसे हंसी में टाल दिया। पंडित तो गया काम से, अब किसका डर? लेकिन असली डर अब शुरू होने वाला था। रात के 11 बजे शुभम नशे में धुत होकर रेलवे स्टेशन के पास ही सो गया। उसकी आंख खुली तो उसे लगा कोई उसके सीने पर बैठा है। उसने देखा कि राख से सना जलती आंखों वाला एक काला साया उसे घूर रहा है। साया बोला, पहली चिंगारी तुमने लगाई थी, याद है? शुभम चीखा और भागने लगा, लेकिन अचानक जमीन से हाथ निकले और उसके पैरों को पकड़ लिया। वो जमीन पर गिरा और अगली ही पल उसके सीने की हड्डियां छर्र छर्र की आवाज के साथ टूटने लगी। शुभम का शव अगले दिन स्टेशन के पास मिला। चेहरे पर वही दहशत जमी थी, जैसे उसने मौत से भी ज्यादा डरावनी चीज देखी हो। गांव में खलबली मच गई, लेकिन रणवीर ने सबको धमकाया, किसी को जुबान खोलने की जरूरत नहीं। पुलिस आएगी तो कहेंगे नशे में ट्रेन से कट गया। पर अगले ही दिन राजन की बारी थी। वो खेतों से लौट रहा था। अचानक खेत में लगी बिजलियों की ट्यूब जलने बुझने लगी। फिर धुंध से वही काला साया निकला। राजन चीखा, मैंने तो सिर्फ लकड़ियां रखी थी। साया गरजा, सबका हिस्सा बराबर है। फिर धुंध ने राजन को घेर लिया। गांव वालों ने दूर से देखा। राजन का शरीर ऊपर उठा और हवा में टुकड़े टुकड़े हो गया। उसकी चीखें दूर तक गूंजी। अब सबको यकीन हो गया कि ये मौतें आम नहीं, लेकिन कोई नाम लेने की हिम्मत नहीं कर रहा था। नीतेश सबसे ज्यादा डरा हुआ था। वो रात रात भर घर में छिपकर बैठता, दरवाजे खिड़कियां बंद कर देता। एक रात उसके कमरे में अचानक दिया जल उठा। फिर खिड़की से राख उड़कर अंदर आई। उस राख से वही चेहरा बना, जली हुई आंखों वाला शिवदत्त। उसने कहा, नीतेश, तेरा नंबर भी आ गया। नीतेश भागने लगा, लेकिन कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दिया से लपट निकालकर पर्दों पर फैली। पर्दे जलने लगे। उसके बाद बिस्तर जलने लगा। पता नहीं नीतेश को क्या हो गया था कि वो चारपाई से हिल भी नहीं पा रहा था। थोड़ी ही देर में वहां भयंकर रूप से आग लग गई। नीतेश चिल्लाता रह गया, लेकिन उसे दिन घर में कोई था ही नहीं। सवेरे सबने देखा तो उसकी जली हुई लाश कमरे में पड़ी हुई थी। 3 मौतों के बाद गांव पर सन्नाटा छा गया। रणवीर और बलबीर अब डर से कांपने लगे। वे रोज शराब पीकर खुद को बहलाते, लेकिन नींद नहीं आती। हर परछाई उन्हें शिवदत्त की लगती। उधर रणवीर और बलबीर ने पास के खेत में दारू की महफिल जमाई थी। दोनों अपने गुर्गों संग हंसते खिलखिलाते हुए कह रहे थे, पंडित का भूत अगर सच में आया तो हमारी बोतल भी पी लेगा। इतना कहना ही था कि अचानक बोतलें अपने आप फट गईं। सारे गिलास टूट गए। रणवीर गुस्से में बोला, कौन हरामी है जो बदमाशी कर रहा है?
तभी खेत के बीचों बीच धुंध छा गई। धुंध से एक काला साया उभरा। उसका राख से सना हुआ चेहरा था, लाल आंखें थीं और कान फाड़ देने वाली हंसी थी। साया गरजा, याद है रणवीर, निशा की चूड़ियां तोड़ी थी तुमने। रणवीर और बलबीर के चेहरे पर खून उतर आया। गुर्गे डर से भागने लगे। साया रणवीर पर झपटा। रणवीर ने बंदूक निकाली और ट्रिगर दबाया, लेकिन गोलियां साये को छूकर राख बन गई। साया ने रणवीर का हाथ पकड़कर मोड़ा। हड्डियां चर्र की आवाज के साथ चकनाचूर हो गई। रणवीर की चीख खेतों में गूंज उठी। कुछ ही देर में रणवीर की लाश खेत में पड़ी हुई थी। बलबीर ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों के नीचे जमीन दलदल जैसी हो गई। वो जितना भागता उतना ही नीचे धंसता। साया उसके सामने खड़ा हुआ और बोला, तेरी हंसी याद है मुझे। अब जब निशा रो रही थी तभी बलबीर चिल्लाया, छोड़ दे मुझे, मैं सब बता दूंगा, सब सच्चाई बता दूंगा। लेकिन साया गरजा, अब तेरे सच का कोई मोल नहीं। अचानक कट की आवाज आई और बलबीर की गर्दन टूटकर पीछे की ओर झूलकर लटकने लगी। उसकी जान निकल चुकी थी। अब खेत में उसकी भी लाश पड़ी थी। अगली सुबह खेत में दो दो लाशें देखकर लोग दहशत में भर गए। अब हर कोई कहने लगा, यह ब्रह्म राक्षस किसी को नहीं छोड़ेगा। सुबह जब खबर फैली कि बलबीर के घर हेडपंप से खून निकला और आंगन में कोई परछाई दिखी, तो पूरा गांव थर्राने लगा। लोग अब ये यकीन करने लगे कि ये कोई आम भूत नहीं, ये ब्रह्म राक्षस हैं। हर कोई अपने घरों के दरवाजों पर नींबू मिर्च, हनुमान चालीसा और तांत्रिकों के टोने टोटके लगाने लगा। उस रात राजीव की आंखें लाल हुईं और उसने गूंजती हुई आवाज में कहा, मेरे साथ पिपरा गांव चलो, अगर नहीं गए तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे घर को खत्म कर दूंगा। यह सुनकर मेरी रूह कांप गई। मैंने पहली बार उसकी आंखों में वो आग देखी थी जो इंसानों में नहीं होती। मैंने कहा कि जरूर चलेंगे, जब चाहो तभी बताना। फिर वो नॉर्मल हो गया और सो गया। हम सब ने घबराकर एक तांत्रिक को बुलाया। वो आते ही घर के दरवाजे पर रुक गया और बोला, यहां ब्रह्म राक्षस हैं। ब्रह्म राक्षस कोई साधारण प्रेत नहीं होता, बल्कि एक विद्वान की श्रापित आत्मा है जो अत्यधिक शक्तिशाली और खतरनाक मानी जाती है। ये तुम्हारे बेटे का इस्तेमाल कर रहा है। जब तक इसकी अधूरी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी ये जाएगा नहीं। अगर इसकी इच्छाएं सही हैं तो इन्हें पूरा करने दो। अगर ये अधर्म करेगा तब मैं इसे रोकूंगा। कभी कभी उसे मुक्ति देने के लिए उसकी अधूरी इच्छाएं या साधना पूरी करनी पड़ती हैं। उसकी बात सुनकर मेरे पिताजी का गला सूख गया। मां डर के मारे रोने लगी। उस रात जब सब सो गए, मैं अकेले राजीव के पास बैठा था। अचानक उसका चेहरा बदल गया। अब वो राजीव नहीं था, उसकी आंखों में आग थी। आवाज भारी और भयानक थी। वो बोला, मैं शिवदत्त हूं, पिपरा गांव का ब्राह्मण। मेरी बहन निशा, उसे रणवीर और बलबीर के आवारा दोस्तों ने सताया था। मैंने पुलिस से गुहार लगाई मगर किसी ने न सुनी। मेरी मौत हुई पर मेरी जिम्मेदारियां अधूरी रह गई। जब तक मैं उन्हें पूरी नहीं करूंगा तब तक नहीं जाऊंगा। अब इस शरीर के माध्यम से मैं उन्हें पूरा करूंगा। उसकी आवाज में गुस्सा भी था और दर्द भी। मुझे लगा जैसे वो चीख रहा है पर साथ ही रो भी रहा है। मैंने उसका कंधा पकड़ा और कहा, शिवदत्त, अगर तेरी इच्छाएं सच में तेरे परिवार को सुख देने की है तो मैं तेरी मदद करूंगा। मैं खुद जाऊंगा तेरे घर, तेरे परिवार से मिलूंगा। यह सुनकर राजीव के चेहरे पर अचानक आंसू बह निकले, मगर उसी पल उसकी हंसी गूंज उठी। वो बोला, ध्यान रखना अरुणेश, अगर तूने मुझे धोखा दिया तो तेरी मौत रणवीर और बलबीर से भी ज्यादा भयानक होगी। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने कहा, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। इसके लिए धमकी देने की जरूरत नहीं है। कुछ काम इंसानियत के लिए भी होते हैं। मैं तो वैसे भी दिल से मदद करने के लिए तैयार हूं। सुबह मैंने पिताजी और मां से कहा कि मैं राजीव के साथ पिपरा गांव जाऊंगा। पिताजी ने डांट कर मना किया, पागल हो गया है। उस श्रापित घर में जाने वाला कोई लौट कर नहीं आता। लेकिन मुझे लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ मुझे धक्का दे रहा हो। मैं राजीव के साथ चल पड़ा। गांव के लोग रास्ते में हमें रोकते रहे, मत जाओ वहां, शिवदत्त का घर अभिशप्त है। जो अंदर गया उसकी खोपड़ी वहीं मिली। उनकी बातें सुनकर मेरे पांव कांप रहे थे, लेकिन मन में एक ही आवाज थी, ये मेरी जिम्मेदारी है। कोई बोला, उसके आंगन में कई बार आग जलती देखी है, जैसे कोई चिता हो। राजीव चुप था पर उसकी आंखें लाल थीं। मुझे साफ समझ आ रहा था कि अब मेरे साथ मेरा भाई नहीं बल्कि कोई और चल रहा है।
जल्दी ही हम उसके घर पहुंच गए। हम पहले भी जा चुके थे। एक बार फिर राजीव के अंदर मौजूद शिवदत्त को देखकर सब इमोशनल हो गए। शिवदत्त के घर का सारा अंधेरा धीरे धीरे उजाले में बदलने लगा। रणवीर और बलबीर अपने अंजाम तक पहुंच चुके थे। अब शिवदत्त की आत्मा का गुस्सा कुछ शांत था, मगर उसकी अधूरी जिम्मेदारी अभी भी बाकी थी। राजीव के भीतर से शिवदत्त ने अपनी इच्छा बताई। अरुणेश भाई, मेरे भाई बहनों का क्या होगा? मेरी बीमार माँ का इलाज कैसे होगा? मेरे पास तो अब सिर्फ यही खेत है, यही मेरी पूंजी है। इसे बेच दो और मेरे परिवार को नया जीवन दो। मैंने गांव के ही कुछ भरोसेमंद लोगों से बात की। शिवदत्त का खेत अच्छी कीमत में बिक गया। उन पैसों से हमने शहर में एक अच्छा मकान खरीदा, जहां उसकी माँ, दोनों भाई और बहनें सुरक्षित रह सकें। शिवदत्त की बहनें तो शादी के ही लायक थीं। उनके विवाह की चिंता उसकी माँ की आंखों में हमेशा रहती थी, मगर जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने रास्ता आसान कर दिया हो, हमें अच्छे रिश्ते मिलने लगे। शिवदत्त खुद राजीव के माध्यम से सारी रस्में निभाता। जब उसकी छोटी बहन की विदाई हुई तो राजीव की आंखों से अनायास आंसू बह निकले। वो आंसू सिर्फ राजीव के नहीं थे, वो शिवदत्त की आत्मा की तृप्ति थी। मैंने अपने जान पहचान के लोगों से मदद ली। दोनों भाइयों को शहर की एक बड़ी फैक्ट्री में नौकरी मिल गई। माँ का अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाया। वे बिल्कुल स्वस्थ हो गई। उनके चेहरे पर मुस्कान देखकर शिवदत्त जैसे राजीव के भीतर चैन की सांस ले रहा था। अब सब खुश और संपन्न थे। जब सब जिम्मेदारियां पूरी हो गई तो शिवदत्त ने मुझे सपने में आकर कहा, अरुणेश भाई, अब मुझे मुक्त कर दो, मेरी आत्मा को मोक्ष चाहिए। मैंने तुरंत तांत्रिक को बुलाया। गंगा किनारे हमने हवन और तर्पण करवाया। मैंने स्टेशन से शिवदत्त की अस्थियां लाकर संगम में प्रवाहित की। मंत्रों की गूंज और हवन की आहुति से वातावरण शुद्ध हो रहा था। जैसे ही अंतिम आहुति दी गई, राजीव जमीन पर गिर पड़ा। कुछ देर तक उसका शरीर कांपता रहा, फिर वो धीरे धीरे शांत हो गया। जब उसने आंखें खोली तो उसकी आवाज बिल्कुल साफ और मासूम थी। वो बोला, भैया, मैं यहां कैसे आया? मैंने उसे गले से लगा लिया। उस क्षण मेरी आंखों से आंसू बह निकले। शिवदत्त आखिरकार राजीव के शरीर को हमेशा के लिए छोड़ चुका था। तर्पण के बाद मैंने आसमान की ओर देखा। संध्या का समय था। गंगा की लहरों में डूबते सूरज की लालिमा चमक रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे दूर से कोई मुस्कुरा रहा हो। शिवदत्त अपनी आत्मा की शांति के साथ विदा हो गया था। उस दिन के बाद राजीव बिल्कुल सामान्य हो गया और फिर शिवदत्त कभी हमें दिखाई नहीं दिया। अब तो एक अरसा हो गया है, लेकिन उसके परिवार के साथ मैंने कभी नाता नहीं तोड़ा। दुख सुख में हम एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। वे लोग आज भी राजीव को अपना भाई मानते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।